अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोमलेशिया या मलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। अब ऑस्टियोमलेशिया क्या है? ऑस्टियोमलेशिया नाम तो सुना होगा आपने कि बचपन में आपने जो एफएससी लेवल में सुना होगा, रिकेट्स सुना होगा कि बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। क्यों होती हैं? कि उनके अंदर कैल्शियम डेपोजिशन नहीं होता, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, तो हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। लेकिन अब रिकेट्स अगर बड़ों के अंदर हो, एडल्ट्स के अंदर हो, हम लोगों के अंदर हो, तो उस रिकेट को ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। तो एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। ऑफ कोर्स सिम्टम स्पेस पे उसको रिकेट से कहेंगे। डेफिशिएंसी तो ऑफ कोर्स हो जाती है, डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाना, डिजीज़ कॉज होना, उसको आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद रखना है कि ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है। ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है इन एडल्ट्स। यही अगर बच्चों के अंदर हो, मतलब जो बच्चों के चिल्ड्रंस के अंदर हो, इन्फेंट्स के अंदर हो, बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी हो, डेफिशिएंसी की जो भी कॉज है उसको डिटेल में जब मैं रिकेट्स पढ़ाऊंगा तो रिकेट्स में बताऊंगा। लेकिन अभी तो हम सिंपली ऑस्टियोमलेशिया को पढ़ेंगे। तो एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से अगर सिम्टम्स आते हैं, बोन्स के सिम्टम्स आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से, तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। अब ऑस्टियोमलेशिया के फीचर्स क्या हैं, ऑस्टियोमलेशिया होता क्या है और इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगे, एंड देन ट्रीटमेंट सिंपल सा इजी सा ट्रीटमेंट है तो वो क्या होगा। अब सबसे पहले तो आपको फिजियोलॉजी सिंपली बता देता हूँ क्या होता है कि इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 नहीं है। विटामिन D3 नहीं होगा, आपके GIT के अंदर से विटामिन D3 नहीं है, ये नहीं है। अब GIT से जो कैल्शियम अब्जॉर्ब होना है, फॉस्फेट अब्जॉर्ब होना है मेनली, जो वो हो गए इस विटामिन D3 की वजह से कैल्शियम कम हो जाएगा और फॉस्फेट कम हो जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि आपको बस इतना याद रखना है, GIT से इन दोनों की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, फॉस्फेट कम हो जाएगा। जब ये दोनों कम हो जाएंगे, अब बॉडी देख रही है कि मेरे अंदर कैल्शियम की भी कमी है, फॉस्फेट की भी कमी है, क्या कॉज हो सकती है, विटामिन D3 को वो नहीं देखता। तो अब इस कॉज को कंपनसेट करने के लिए, मतलब बॉडी इस जो है डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, वो PTH प्रोडक्शन बढ़ा देगा। PTH का क्या काम होगा, PTH उसको बॉडी को तो ये लगेगा कि PTH बढ़ाऊंगी तो जाके किडनी से विटामिन D3 की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। विटामिन D3 की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इन दोनों की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन PTH हाई होगा, सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, PTH हाई हो जाएगा, PTH हाई हो जाएगा, लेकिन फिर भी कैल्शियम नहीं कम हो, कैल्शियम जो कम हुआ है, फॉस्फेट कम हुआ, वो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि विटामिन D3 की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, वट एवर द कॉज। तो रेनल फेलियर, अब इससे PTH की प्रोडक्शन की वजह, PTH के बावजूद भी D3 जो है नहीं बन रहा। PTH तो हाई हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, फॉस्फेट कम हो जाएगा। PTH हाई होता तो ALP हाई हो जाता है, ALP हाई हो जाता है। ये दो चीज़ें याद रखना, PTH हाई होता तो ALP हाई हो जाता। अभी सिंपली आपको सिर्फ फिजियो बता रहा था, फिजियो को बताते बताते देख लो, आपकी इन्वेस्टिगेशन तो आपके सामने आ जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन को बाद में डिस्कस करता हूँ। सिंपली याद रखना कि विटामिन D3 नहीं होगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट कम हो जाएगा। अगर दोनों चीज़ें कम होते हैं, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ऑलरेडी मैंने बता दिया था ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी, लेकिन रिपीट कर देता हूँ कि कैल्शियम और फॉस्फेट कम होगा तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। विटामिन D इन दोनों की डेफिशिएंसी होगी, बॉडी कंपनसेट करने के लिए PTH को हाई करेगी, LP भी साथ में हाई हो जाएगा। अब फीचर्स क्या होंगे, ऑस्टियोमलेशिया में होगा क्या, कैल्शियम कम है, फॉस्फेट कम है, दोनों कम है। ऑफ कोर्स कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं जिनके अंदर कैल्शियम भी कम होता है, फॉस्फेट जो है कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, तो दोनों का लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन इसके अंदर दोनों का ही कम है। अब फीचर्स क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को कैल्शियम कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा पेशेंट को, सिम्टम्स कह लो, फीचर्स कह लो आप। पेशेंट के सिम्टम्स क्या आएंगे, पेशेंट को पेशेंट के सिम्टम में आ जाएगा हाइपोकैल्सीमिया होगा, कोर्स फीचर्स बता रहा हूँ तो फीचर्स में हाइपोकैल्सीमिया होगा। सिम्टम्स तो वो होता है जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो सिंपल है, आपको सिम्टम्स बता देता हूँ। पहले सिम्टम्स क्या होंगे, कैल्शियम कम है, फॉस्फेट कम है, बोन्स वीक हैं, बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकल रहा है बाहर वो कंपनसेट करने के लिए, लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी तो नहीं पूरी हो रही, लेकिन बोन के अंदर से तो कैल्शियम निकल रहा है,
फ्रैक्चर्स होंगे, बोन पेन होगी, बॉडी पेन होगी, मसल्स पेन होंगे। ये सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो बोन पेन होगी, मसल वीकनेस होगी, बोन पेन होगी, मसल वीकनेस होगी, और क्या होगा, कमज़ोर हड्डियां तो फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। सिंपल मतलब हड्डियों का जस्ट इमेजिन करके अगर पढ़ो ना तो कैल्शियम कम है, फॉस्फेट कम है, हड्डियाँ कमज़ोर है, फ्रैक्चर्स होंगे। कैल्शियम कम है, मसल्स वीक हैं। कैल्शियम कम है, बोन्स पेन होगी। कैल्शियम कम है, जारी बात है वहाँ पे न्यूरॉन्स तो होंगे, जब बोन्स खाली होंगी, ट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाएगी। अब कुछ सिग्नल तो सेंड करना है ना बोन ने कि हाँ भाई कि अंदर कैल्शियम कम हो रहा है, कुछ करो, तो वो सिग्नल होगा पेन का। ये सिम्टम्स आ गए। फीचर्स क्या होंगे, जो ऑस्टियोमलेशिया के फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट के अंदर कैल्शियम कम है, हाइपोकैल्सीमिया होगा, फॉस्फेट कम है, हाइपोफॉस्फाटीमिया होगा, पहला फीचर क्या आएगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा पेशेंट को, हाइपोफॉस्फाटीमिया होगा, हाइपोफॉस्फाटीमिया होगा, और इस पेशेंट को सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर फॉस्फेट लेवल ड्रॉप हो जाता है। फॉस्फेट लेवल या सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर फॉस्फेट जो किडनी जो है वो रेनल फेलियर है। रेनल फेलियर की वजह से क्या होगा, रेनल फेलियर है, रेनल फेलियर की वजह से क्या होगा, फॉस्फेट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, फॉस्फेट हाई हो जाएगा। फॉस्फेट हाई होगा, वो अपने साथ कैल्शियम बाइंड कर लेगा, वो कैल्शियम को लो कर देगा। कैल्शियम लो होगी तो बोन जो है वो कंपनसेट करने के लिए कैल्शियम को अपने बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करेगा। कैल्शियम रिलीज हो रहा है तो बोन्स वीक हो रही है, बोन्स फ्रैक्चर्स होंगे, तो रेनल फेलियर से रिलेटेड फ्रैक्चर्स होंगे। मतलब कहाँ आपके रेनल फेलियर और कहाँ आपके फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। और इसकी कॉज क्या है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, PTH पैराथायरॉयडिज्म, हाँ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये इसकी थर्ड कॉज होगी। मतलब जो फीचर्स होंगे, पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, उसकी वजह से फ्रैक्चर्स होंगे। पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपोफॉस्फाटीमिया होगा। ये सिंपल फीचर्स हैं ऑस्टियोमलेशिया के। इसकी जो इम्पोर्टेंट है ना, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, पेशेंट को कॉजेज़ क्या होंगी ऑस्टियोमलेशिया की। एक तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। अब विटामिन 3 की डेफिशिएंसी क्यों रही है, पेशेंट खा ही कुछ नहीं रहा है, मेल न्यूट्रिशन हो गए, पेशेंट को कुछ खाता पीता ही नहीं है, डाइटिंग के चक्करों में वो ऑस्टियोमलेशिया कॉज करवा देगा। ऑस्टियोमलेशिया होगा मेल न्यूट्रिशन की वजह से। मेल अब्जॉर्प्शन, GIT का डिस्टर्बेंस है, GIT की अब कोई भी कॉज हो सकती है। मेल एब्जॉर्प्शन होगी, या फिर विटामिन D3 किडनी फेलियर की वजह से है तो रेनल फेलियर हो सकता है। क्रोनिक रेनल फेलियर होगा। और कॉजेस में आपका आ जाता है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसकी कॉजेज में आ जाता है मेल अब्जॉर्प्शन, मेल न्यूट्रिशन, रेनल फेलियर, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। और अब पेशेंट विटामिन D3 इंटेक नहीं कर सकता, मतलब इंटेक नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्या है, मतलब किडनी भी सही काम कर रही है, GIT भी सही काम कर रही है, बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी क्यों हो गई है। आप लोगों को सबको पता हो कि कहते हैं कि धूप सेकनी चाहिए गर्मियों में, सर्दियों में स्पेशली धूप सेकनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है,
आपके बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है वो यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, बायोकेम का टॉपिक है। तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 की प्रोडक्शन होती है सनलाइट की वजह से। सनलाइट एक्सपोजर जो है वो नहीं हो पाता, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता। अब पाकिस्तान के अंदर जो है मुस्लिम कंट्रीज़ उसकी बात करूं तो उसमें क्या कॉज होगी, अब सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पा रहा, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। क्यों नहीं है? अब फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन क्यों होगा मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर? हम में क्या होता है कि हम क्या पाकिस्तान या फिर मुस्लिम हिजाब करवाते हैं, बेल करने होते हैं, वो बड़ा बुरखा पहनना होता है ना, तो वो सनलाइट एक्सपोज हो ही नहीं पाता। थोड़ा बहुत जो हम फीमेल्स तो थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, काम करना पड़ता है गर्मी के अंदर, धूप के अंदर। मज़दूरों को कभी सुना है कि ऑस्ट्रो मलेशिया हो, गर्मी में जब काम करना है विटामिन D3 की प्रोडक्शन तो होती रहेगी, अनलेस अदर कोई तो दूसरी कॉज ना हो, रेनल फेलियर ना हो तो लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। और उसमें कॉमन कॉज आ जाएगी, एक तो हो गया ना एक्सपोजर नहीं हो रहा, सूरज नहीं निकल रहा। सेकेंडली जो MCQs में पूछा जाएगा ना, MCQs में ये कहा जाना है, MCQs में कहा जाएगा कि बेल करती थी, हिजाब करती थी, और हिजाब में पठानी हिजाब। कोई मुझे बता सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा जो सनलाइट एक्सपोजर का, कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे मतलब बॉडी जिस्म का कौन सा हिस्सा है, हाथ है हमारे, चेस्ट है, फेस है, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा होने से विटामिन D3 की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी? और इसकी परफेक्ट टाइमिंग क्या है, कौन से टाइम की जो है सनलाइट एक्सपोजर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है? आई विल वेट फॉर द कमेंट। एंड नेक्स्ट क्या है कॉजेज़ में? लैक ऑफ सनलाइट हो गए, कॉजेज़ हो गए, इन्वेस्टिगेशन। कॉजेज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपको MCQs मेनली आपका तो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम बेस पे, क्योंकि हर पेशेंट दूसरा पेशेंट बिला वजह विटामिन की टैबलेट्स खा रहा होता है, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स ले रहा होता है, तो लेस लाइकली कॉमन होता है। और हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा है ना कि सनलाइट एक्सपोजर होता ही होता है, और जो ट्रेंड चल रहा है तो एक्सपोजर तो होगा ही। तो ये कॉजेज़ तो नेगलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको याद रखना है, वो याद रखना है इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, और ना ही वो इतना मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको कॉजेज़ याद है, PTH ज़्यादा है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है, ALP ज़्यादा है। जो कम है वो क्या कम होगा? विटामिन D3 का लेवल चेक करेंगे, वो कम होगा। पेशेंट के ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट, इन दोनों का लेवल कम होगा। जब दोनों का लेवल कम होना, आपने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ही करनी है कि विटामिन D3 का लेवल चेक करना है। पेशेंट को विटामिन D3 का ही लेवल चेक करना है जब भी ये दोनों फॉस्फेट और कैल्शियम कम होंगी। अब विटामिन D3 का लेवल, नॉर्मल लेवल क्या होता है विटामिन D3 का नॉर्मल लेवल जो होता है 50 टू 70 नैनोमीटर पर ml, सॉरी नैनोग्राम पर ml, ये नॉर्मल वैल्यू है, ये नॉर्मल वैल्यू है विटामिन D3 की, ये नॉर्मल वैल्यू है। अब अगर, और आइडियली जो है ना आपकी 30 टू 50 होनी चाहिए, आइडियली होनी चाहिए 50 टू 30, लेकिन जो नॉर्मल रेंज पाई जाती है वो 50 टू 70 होती है। लेकिन जब 30 से, ऑस्ट्रोमलेशिया तब कहेंगे जब विटामिन D3 का लेवल 30 से कम हो जाएगा। जब बिलो 30 हो जाएगा तो वो ऑस्ट्रोमलेशिया है। और अगर ये विटामिन D3 का लेवल लेस देन 10 आए, लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml, तो वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को सीवियर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। ये जो भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी मैं बता रहा हूँ, ये एडल्ट्स की बता रहा हूँ,
टीन एज की बता रहा हूँ। अब एडल्ट्स के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई है, क्योंकि रिकेट्स में ये होता है कि मेनली जो आपकी लॉन्ग बोन्स है वो टेढ़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, उनकी शक्ल ख़राब हो जाती है, शक्ल बदल जाती है, शेप बदल जाती है, स्ट्रेट नहीं रह पाती, लीनियर नहीं उनकी शेप रहती है। लेकिन एडल्ट्स के अंदर इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बोन है वो मैच्योर हो जाती हैं, और मेल न्यूट्रिशन की वजह से या अदर कॉजेज़ की वजह से सिर्फ उनकी जो है जो रिजॉर्प्शन हो जाती है और उस वजह से सिम्टम्स आते हैं। अगर पेशेंट की आप डिफॉर्मिटी देखो तो आपको ये ऑस्टियोमलेशन नहीं, आप उसको कहोगे वो रिकेट्स होगा, उसको बचपन से ही मसला होगा, बचपन से ही उसको बोन्स की डिजीज़ थी, मेल अब्जॉर्प्शन थी, मेल न्यूट्रिशन थी, जिसकी वजह से शेप चेंज हो गई, क्योंकि कम्पैक्ट नहीं होती, मैच्योर नहीं होती बोन्स बच्चों की, और वो हो गए रिकेट्स। तो रिकेट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। तो ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन याद रखना, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन से ही आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। पेशेंट को क्या किस चीज़ की कमी है? विटामिन D3 की कमी है, पेशेंट को सप्लीमेंट्स दे दो विटामिन D3 के। आपको अगर सिंपली बताऊं तो सिर्फ इसकी फिजियो याद रख लो, पेशेंट और डिजीज़ का नाम याद रख लो, और या बस सिर्फ फिजियो याद रखो और पेशेंट इसका नाम याद रखो, हर चीज़ तो आपके सामने है। ये इन 4 की बेस के ऊपर ही आपने ऑस्टियोमलेशिया को डायग्नोज करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले आ जाएगा विटामिन D3 का डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स दे दो, विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स देंगे। अब उसको कैल्शियम भी चाहिए, फॉस्फेट भी चाहिए, लेकिन इस पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होने के चांसेस हैं, तो पेशेंट को फॉस्फेट नहीं देनी। फॉस्फेट देने से क्या होगा? फॉस्फेट दोगे जितनी कैल्शियम होगी तो वो तो बाइंड हो जाएगी, फ़ायदा ही कुछ नहीं होगा, तो कैल्शियम सिर्फ देंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे। और जब ये कैल्शियम देंगे, फॉस्फेट नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन खुद ब खुद ही लो हो जाएगी, जो ज़रूरत ही नहीं होगी तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अनलेस सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म नहीं है तो, और वो कम होगी तो ALP भी कम हो जाएगा। तो ये आपका ऑस्टियोमलेशिया का ट्रीटमेंट था, कैल्शियम सप्लीमेंट्स। और इसके अलावा प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर जो के कॉज है ऑस्टियोमलेशिया होने की, प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर, ये था ऑस्टियोमलेशिया। इजी है ऑस्टियोमलेशिया से, अब आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन याद रखनी है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आएगा ऑस्टियोमलेशिया वाले पेशेंट लेस लाइकली ही आप देखने को मिलेंगे आपको। तो ये था आपका ऑस्टियोमलेशिया।